हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारा हीट। हम रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक को, जिसको सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पहला पार्ट, दैट इज हॉट एंड कोल्ड। दूसरा पार्ट, दैट इज मेजरिंग टेम्परेचर। थर्ड पार्ट, दैट इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। फोर्थ पार्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। एंड फिफ्थ पार्ट, विच इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। लाइन बाय लाइन रीडिंग पढ़ के मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूं। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These gives us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. तो आपने ये नोटिस किया होगा कि गर्मियों के समय हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि जब सर्दियां पड़ती हैं तो उस समय हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक उसी तरह से गर्मियों के समय हम जो कपड़े पहनते हैं वो जनरली कॉटन के बने होते हैं, जबकि सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं। ऐसा क्यों है कि हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek the answer to some of these questions. तो गर्मियों के समय अगर आप देखोगे तो आपको घर के अंदर भी काफ़ी गर्मी लगती है, बाहर जाना तो भूल ही जाइए। सर्दियों के समय आपको घर के अंदर ठंड लगती है, मगर जैसे ही आप धूप में निकलते हो तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो ये गर्मी और ठंडी यानी कि हॉट एंड कोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या, और हमको पता कैसे चले कि कौन सी चीज कितनी गर्म है या फिर कौन सी चीज कितनी ठंड है। तो चलिए इसी चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चले आते हैं टॉपिक 3.1 हॉट एंड कोल्ड पे। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. अब देखिए टेबल 3.1 दी हुई है, जहां पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। हमको ये बताना है कि ये चीजें हॉट हैं या कोल्ड हैं। आइसक्रीम ऑब्वियसली कोल्ड है। स्पून इन अ टी कप, अगर आपके गर्म चाय के कप में एक स्पून आपने डुबो के रखा तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो ये हॉट होगा। फ्रूट जूस कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, आपका फ्राइंग पैन यानी कि तवा जो है वो तो गर्म हो जाता है जब उसको चूल्हे में बिठाते हो, मगर उसका हैंडल जो है वो ठंडा रहता है, सो इट इज कोल्ड। यू सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड while others are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do you decide which object is hotter than other? We often do it by touching the object. मगर देखिए हमेशा आप टच से कौन सी चीज़ गर्म है, कितनी गर्म है, या फिर कौन सी चीज़ ठंडी है या कितनी ठंडी है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। स्पेशली अगर कोई गर्म चीज़ है तो उसको तो खाली हाथ से कभी कभार छूना भी नहीं चाहिए, काफ़ी डेंजरस हो जाता है। चलिए चले आते हैं एक्टिविटी 3.1 में और देखते हैं एक्टिविटी हमको क्या बताता है। Take 3 small tubs or containers, label them as A, B, C. Put cold water in container A and hot water in container B. Mix cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. After keeping the hand in the two containers for 2 or 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? तो देखिए आपको क्या करने के लिए कहा गया है कि A, B, C 3 कंटेनर्स आप लीजिए। A में आप डालिए हॉट वाटर, B में आप डालिए कोल्ड वाटर और C में थोड़ा सा हॉट और थोड़ा सा कोल्ड मिलाकर वाटर डालिए C में। अब अपने लेफ्ट हैंड को आप A में डालिए, राइट हैंड को आप B में डालिए। 2 या 3 मिनट तक रुकिए, दोनों हाथों को निकालिए और दोनों हाथों को एक साथ आप सी में डालिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ए में जब आपने हाथ को डाला तो ए का पानी ठंडा था तो आपके हाथ को ठंड लगी। बी में जब आपने हाथ को डाला तो बी का पानी गर्म था तो आपके हाथ को गर्मी लगी। सी में जब आप दोनों हाथों को डालते हो तो ए से जिस हाथ को आपने सी में डाला वहां से सी का पानी थोड़ा सा गर्म है तो आपके हाथों को थोड़ी सी गर्मी लगेगी, जबकि जिस हाथ को आपने बी में से डाला सी में तो यहां पे कंपैरिजन में बी से पानी थोड़ा सा ठंडा है तो आपके उस हाथ में थोड़ी सी ठंड लगेगी। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो जब भी किसी चीज को हम गर्म बोलते हैं या किसी चीज
जिसको हम ठंडा बोलते हैं, तो उस चीज को हमको मेजर करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट? उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर होता है एक डिवाइस से जिसका नाम है थर्मोमीटर। 3.2 में चलिए हम देखते हैं हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 3.2. Clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree C. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. थर्मोमीटर आपने घर पे देखा होगा। अगर आप बीमार पड़ते हो या फिर घर में कोई दूसरा बीमार पड़ता है तो थर्मोमीटर के सहारे टेम्परेचर को नापा जाता है। थर्मोमीटर जो बेसिकली है वो बना होता है ग्लास का, तो इसको आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना है। अगर आप थर्मोमीटर को ध्यान से देखोगे तो उसके एकदम आखिरी एंड पे एक बल्ब बनी होती है। इस बल्ब में भरा होता है एक मेटल, एक लिक्विड मेटल जिसका नाम है मर्करी। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस थर्मोमीटर में बल्ब से जुड़ते हुए थर्मोमीटर के बीचों बीच से एक पतली सी नैरो सी ट्यूब बनी होती है। होता क्या है कि जब आपको किसी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो इस बल्ब को आप उस पेशेंट के मुंह में या फिर उस मरीज के मुंह में रखते हो। उस मरीज का जो टेम्परेचर है वो इस बल्ब तक पहुंचता है। बल्ब में रखा हुआ मर्करी एक्सपैंड कर जाता है जब इस टेम्परेचर को वो पाता है, तो एक्सपैंड करते मन ये मर्करी इस ट्यूब में आगे चढ़ने लगता है। अब इस ग्लास की कवरिंग को अगर आप देखोगे तो उस पे एक स्केल बनी होती है जिसको आप पढ़ पाओगे। ये स्केल है डिग्री सेल्सियस स्केल। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में आप किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो जो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। अब देखिए थर्मोमीटर को हम पढ़ते कैसे हैं वो हमको बताया गया है एक्टिविटी 3.2 में, रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द two bigger marks. Also note down the number of division between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and 5 divisions between them, then one small division is how much? 1 by 5, which is equals to 0.2 degree Celsius. यानी कि आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को ध्यान से देखिए, वहां पे 2 बिगर मार्क आपको दिखेंगे। 2 बिगर मार्क के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। बीच में छोटे छोटे 5 डिविजन्स आपको दिखेंगे इस 1 डिग्री में, यानी कि हर एक डिवीजन का टेम्परेचर कितना हुआ? 1 by 5 विच इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए थर्मोमीटर आप जब यूज करोगे तो उसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, वो क्या है? थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। क्योंकि थर्मोमीटर को आप इंसान के मुंह में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली इंसान के मुंह में माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो थर्मोमीटर को आपको यूज के पहले और बाद में वॉश कर लेना है। एंश्योर दैट बिफोर यू यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप कैसे इंश्योर करोगे? आपको थर्मोमीटर को पकड़ के बहुत जोर से जर्क करना है। जैसे आप जर्क करोगे तो ये थर्मोमीटर का जो मर्करी है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की ओर चला जाएगा। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। एकदम सीधा आप पढ़िए थर्मोमीटर की रीडिंग को, इधर उधर करके अगर आपने देखा तो आप गलत रीडिंग पढ़ लोगे। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इफ इट हिट्स अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। ऑब्वियसली क्योंकि थर्मोमीटर आपका बना हुआ है कांच से, तो आपको बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। थर्मोमीटर जब भी आप रीडिंग पढ़ोगे तो उसके बल्ब को आपको नहीं छूना है, नहीं तो आपका टेम्परेचर भी ऐड हो जाएगा जो दिखा रहा है उस टेम्परेचर के साथ। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर थर्मोमीटर का रीडिंग जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिखा रहा है तो उस इंसान को बुखार है। अब देखिए है एक्टिविटी 3.3। यहां पे आपको क्या करना है कि टेबल 3.2 में आपको कुछ बच्चों के, आपके मान लीजिए कुछ दोस्तों के नाम लिखने हैं और उनका टेम्परेचर अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से कितना मेजर किया वो लिखना है।
Is the body temperature of every person 37 degree Celsius? The temperature of every person may not be 37 degree Celsius. ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। हो सकता है कि कुछ केसेस में या आपके कुछ दोस्तों में ये टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा ऊपर हो या फिर थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. तो जनरली ये 37 डिग्री सेल्सियस हमने क्यों माना है, क्योंकि अगर कोई इंसान हेल्दी है और नॉर्मल सिचुएशंस में है, नॉर्मल कंडीशंस में है, तो उसका टेम्परेचर 37 ही रहना चाहिए। मगर मान लीजिए अगर आप धूप में चले हो या फिर आपने कसरत की है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर हमने उस वक्त चेक किया तो वो 37 से थोड़ा सा ऊंचा ही आएगा। Clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has the range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, मगर कभी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होता या फिर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता। इसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो रखा गया है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। मगर एक चीज आपको यहां पे प्रॉपर्ली याद रखनी है, अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के अलावा नहीं होना चाहिए। इस थर्मोमीटर को कभी भी आप फ्लेम के पास या सूरज की रोशनी में नहीं रखोगे, ये टूट जाएगी। चले आते हैं टॉपिक 3.3 पर, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there is another instrument. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. The range of the laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. तो बेसिकली आप ये जो थर्मोमीटर देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। मान लीजिए इंसान के शरीर के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो अब क्या करोगे, आपको यूज करना पड़ेगा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस के लिए यूज होते हैं। अगर किसी दिन के आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स देखने हैं तो इसके लिए एक थर्मोमीटर यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो चलिए एक्टिविटी 3.4 को देखते हैं, जहां पे हमको समझ में आएगा कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कैसे करना है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, नाउ नोट द रीडिंग्स, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो बहुत आसान है इसको यूज करना। आपने एक जगह पे पानी लिया, उसमें आपने थर्मोमीटर को एकदम वर्टिकली डाला, आपको सिर्फ इंश्योर करना है थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो पूरी तरह से पानी के अंदर हो, मगर कंटेनर के साइड्स को या फिर कंटेनर के नीचे वाले पोर्शन को ये बल्ब छूना नहीं चाहिए। अब देखिए मर्करी राइज होगी, मर्करी जहां पे आके रुकती है वो आपके वाटर का टेम्परेचर है। Compare the temperature of water recorded by each student in the class. Are there any variations in the reading? Discuss the possible reasons. तो आपने जिस तरह से वाटर का टेम्परेचर निकाला, बाकी बच्चों को भी बोलिए अपने क्लास में वाटर का टेम्परेचर निकालिए। तो अब आप चेक कीजिए कि आपने जो टेम्परेचर निकाला और बाकियों ने जो टेम्परेचर निकाला वो सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। चले आइए एक्टिविटी 3.5 पर। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस। डू यू नोटिस दैट एज सून एज द थर्मोमीटर इज आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल? दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला, इमीडिएटली आप देखोगे कि थर्मोमीटर में जो मर्करी का लेवल है वो लेवल कम हो गया या फिर बढ़ गया। इसका मतलब क्या कि अगर आपको वाटर का टेम्परेचर जानना है तो थर्मोमीटर की रीडिंग को उस समय आपको पढ़ना पड़ेगा जब उस थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो पानी के अंदर है। पानी से आप जैसे ही बाहर निकालोगे वो रीडिंग बदल जाती है।
मगर ऐसा होता क्यों है? यू माइट रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ टू नोट द रीडिंग. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in clinical thermometer when taken out of mouth? Observe the clinical thermometer again. You will see a kink near the bulb. What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. अगर आप चाहो तो आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर चूंकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है तो आपको थोड़ा सा अनइजीनेस होगा. एनीवेज, जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके साथ अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में बल्ब के पास एक मुड़ी हुई जगह होती है. इस जगह को हम लोग बोलते हैं किंक. ये किंक क्या करता है कि मरकरी के लेवल को नीचे खुद ब खुद गिरने नहीं देता. यानी कि मरकरी जो लेवल चढ़ा हुआ है उस थर्मोमीटर के अंदर जो आपको रीडिंग पढ़ने में मदद कर रहा है, वो मरकरी नीचे बल्ब की तरफ नहीं खिसक के आएगा इस किंक की वजह से. इसलिए आप देखोगे कि जब भी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हो तो उसको अच्छी तरह से जर्क कर लेते हो. जर्क करने से क्या होगा कि मरकरी पूरा का पूरा किंग से होते हुए बल्ब में आके जमा हो जाता है. अब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर बता देता है. आप जब अपने मुंह से इस थर्मोमीटर को बाहर निकालते हो तो आसानी से उस टेम्परेचर को पढ़ पाते हो. पढ़ने के बाद वापस जब आप चाहोगे कि वो मरकरी पूरा का पूरा वापस बल्ब में चला जाए तो उस थर्मोमीटर को आप जर्क देते हो. अब लैबोरेटरी थर्मोमीटर में जैसे आप थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालते हो तो चूंकि वहां पे कोई किंक नहीं है तो मरकरी खुद ब खुद बहकर वापस चली जाती है बल्ब में. तो इसलिए अगर आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो जिस चीज का आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसको उस वक्त मेजर करना है जब थर्मोमीटर का बल्ब उस चीज में डुबो ही हुई हो. जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में इंसान के मुंह से निकालने के बाद भी उस टेम्परेचर को आप पढ़ सकते हो. जब तक आप जर्क नहीं करोगे ये मरकरी वापस बल्ब में नहीं जाएगा. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में जितने भी प्रिकॉशंस आपको लेने थे वही प्रिकॉशंस आपको लैबोरेटरी थर्मोमीटर के केस में भी लेने हैं. साथ में दो और चीजें आपको करनी है यहां पे एज अ प्रिकॉशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड. जब भी आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करो उसको एकदम सीधा रख के यूज करना है, हल्का सा भी टेढ़ा नहीं करना है. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. Bulb should not touch the surface of the container. जिस पर्टिकुलर चीज का आपको टेम्परेचर निकालना है आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बल्ब उसमें पूरी तरह से डूबी हुई हो. साथ में ये बल्ब उस कंटेनर के साइड को या उस कंटेनर के निचले वाले पोर्शन को छूना नहीं चाहिए. There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब thermometers में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मरकरी का यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थर्मोमीटर्स जो है वो ग्लास के बने होते हैं तो आसानी से टूटने का डर रहता है. एट द सेम टाइम ये मरकरी जो इस थर्मोमीटर में यूज होता है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक है, पॉइजनस है. तो अगर बाई चांस आपका थर्मोमीटर टूट गया तो इस मरकरी को डिस्पोज करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मुश्किल होती है. तो आज ऐसे थर्मोमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में जिनमें मरकरी नहीं होती. इन तरह के थर्मोमीटर्स को हम लोग बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स. अब चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases, the heat flows from hotter object to colder object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to colder object. But how does this heat flow? तो बेसिकली आपने देखा होगा कि चूल्हे पे जब फ्राइंग पैन को चढ़ाते हैं तो फ्राइंग पैन गर्म हो जाती है.
अब इसी फ्राइंग पैन को आप कुछ देर निकाल के रख दो तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि फ्राइंग पैन को जब आपने चूल्हे पे चढ़ाया तो चूल्हे के फ्लेम का जो हीट है वो चला गया फ्राइंग पैन को, फ्राइंग पैन गर्म हो गया, फ्राइंग पैन को आपने निकाल के रखा तो ये गर्म फ्राइंग पैन जो है अपने हीट को लूज कर देता है अपने कोल्ड सराउंडिंग में और धीरे धीरे खुद भी ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो कोई भी गर्म चीज अपने हीट को लूज करती है और कोल्ड हो जाती है, मगर ये होता कैसे है इसको समझने के लिए देखते हैं एक्टिविटी 3.6। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, say of aluminum or iron, fix a few wax pieces on the rod. These pieces should be kept at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put the end of the rod between bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do you see that these wax pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? अब देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से आप एक्टिविटी कीजिए। एक कोई भी स्केल लीजिए जो एल्युमिनियम या फिर आयरन की बनी हो। इस स्टैंड पर कुछ कुछ डिस्टेंस पे आप थोड़े थोड़े मोम डाल दीजिए। अब इस पर्टिकुलर स्केल के एक एंड को कहीं पे आप क्लैंप कर दीजिए जैसे यहाँ पे ईंटों में किया है, और दूसरे एंड पे आप एक मोमबत्ती जला दीजिए। आप देखोगे कि ये जो मोम लगी है स्केल पर वो धीरे धीरे पिघल के नीचे की ओर गिर रही है। जो मोम सबसे पहले लगी थी मोमबत्ती के एंड के तरफ से वो सबसे पहले पिघल के नीचे गिरी, उसके बाद उसके अगला वाला, उसके बाद उसके अगला वाला, यानी कि हीट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from a hotter end to the colder end of an object is known as conduction। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जहां पे गर्म की तरफ से ठंड की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड्स में कंडक्शन के जरिए ही हीट ट्रांसफर होता है। Two all substances conduct heat easily. You might have observed that metallic pan for cooking has plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो अगर आप देखोगे आपके घर में भी जो फ्राइंग पैन है उसका जो हैंडल बना होता है वो या तो फिर वुड का बना होता है या फिर उस पर एक प्लास्टिक चढ़ी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और वुड जो है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ये गर्म नहीं होते, इनमें कंडक्शन बहुत ही धीमे होती है। तो इसलिए आपका फ्राइंग पैन जो है उसको तो गर्म होना है तो वो बना होता है मेटल का, जबकि उसका हैंडल जो है वो बना होता है या तो प्लास्टिक का या फिर वुड का। अब चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3.7। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes, touch the other end, enter your observations in table 3.3. तो टेबल 3.3 में आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। आपको करना क्या है कि एक पैन में या फिर एक बीकर में आपको पानी को गर्म करना है। आपको कुछ चीजें जैसे स्टील स्पून हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, डिवाइडर हो गया, ये चीजें आपको एक एक करके एक छोर पे डालनी है पानी के अंदर और दूसरे छोर से आपको छू के देखना है कि इनमें हीट आ रहा है कि नहीं। जैसे स्टील स्पून अगर आप देखोगे तो ये बना है मेटल से, तो इसके दूसरे वाले एंड में हीट आ जाएगा, जबकि प्लास्टिक स्केल बना हुआ है प्लास्टिक से, इसके दूसरे छोर पे हीट नहीं आएगा आसानी से। पेंसिल के केस में भी पेंसिल का आउटर स्ट्रक्चर बना होता है वुड से, तो इसका भी दूसरा छोर उतनी आसानी से गर्म नहीं होगा, जबकि डिवाइडर वापस से बना होता है मेटल से, तो इसके दूसरे एंड में आसानी से हीट आ जाएगी। Materials which allow heat to pass through them easily are called conductors. For example, aluminum, iron, copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic, wood. Poor conductors are also known as insulators. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में स्टील स्पून और साथ में डिवाइडर, इन दोनों में हीट आसानी से ट्रांसफर हो गई तो इनको हम बोलेंगे कंडक्टर। जबकि वुड और प्लास्टिक स्केल में हीट आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर नहीं हुई तो इनको हम बोलेंगे हीट का बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर।
Water and air are poor conductors of heat. Then how does heat transfer take place in these substances? अब water और air जो है ये भी काफी bad conductors of heat है, ये insulators है, मगर फिर भी पानी तो गर्म होता है ना, air तो गर्म होती है ना, तो ये होता कैसे है? इसको देखने के लिए चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3.8. Take a round bottom flask, fill it with 2/3 of water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate in the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observations in your notebook and also draw the picture that you observe. तो आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में कि आपको एक छोटा सा राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, उसमें कुछ पानी भरना है, मान लीजिए 2/3 तक पानी आपको भरना है। इसको आप एक ट्राइपॉड पे रख दीजिए और नीचे से एक मोमबत्ती आपको जलानी है। अब जब पानी आपका ठहर चुका है तो कुछ दाने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दें। अब आप उस कैंडल को लाइट कर दीजिए, कैंडल को जला दीजिए। जो भी आपने देखा इसके बाद उसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, साथ में इसका पिक्चर भी बना लीजिए। यहां पे हो क्या रहा है इस चीज को देखिए। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. Hot water rises up, the cold water from the sides move downwards to the source of heat. This water also gets hot and rises, and the water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो जब आपने बीकर के नीचे ये कैंडल जलाई तो आपको दिखेगा कि पानी की वो परत जो उस बीकर के एकदम नीचे है वो पहले गर्म हो जाती है। गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है। यही वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि गर्म पानी ऊपर की तरफ उठे और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ आए। इस तरह से धीरे धीरे बीकर में रखा हुआ पूरा पानी गर्म हो जाता है। इस पर्टिकुलर हीटिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो ये तो हमने देखा लिक्विड्स के केस में। अब चलिए एक्टिविटी 3.9 देखते हैं, जहां पे देखेंगे कि हीट फ्लो इन गैसेस कैसे होता है या फिर एयर कैसे होता है। Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? तो आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है। मोमबत्ती के फ्लेम के डायरेक्ट ऊपर आपको एक हाथ रखना है और मोमबत्ती के फ्लेम के दाहिने या बाएं तरफ आपको एक हाथ रखना है। आप देखोगे कि जिस हाथ को आपने मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर रखा वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जो हाथ आपके मोमबत्ती के फ्लेम के दाहिने या बाएं तरफ है वो धीरे गर्म होगा। ऐसा क्यों? Notice that towards the top the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. तो ये होता है उसी कॉन्सेप्ट से जिस कॉन्सेप्ट से हमने कन्वेक्शन इन वाटर देखा या फिर कन्वेक्शन इन लिक्विड देखा। जब फ्लेम हवा को गर्म करती है तो ये गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। साइड से जो हवा है जो ठंडी है अभी तक, वो हवा अब फ्लेम की तरफ बढ़ती है। तो ये कारण है कि जिस हाथ को आपने डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखा वो जल्दी गर्मी को फील कर लेता है, जबकि जो हाथ आपके फ्लेम के बाजू में है वो गर्मी को देर से फील करता है, क्योंकि जब तक कन्वेक्शन होगा, जब तक पूरी की पूरी हवा गर्म नहीं होगी, आपके साइड में रखे हुए हाथ को उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। People living in the coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than water. The air above the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land and takes its place. The warm air from the land moves towards the sea and completes the cycle. The air from the sea is called sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly reverse. The water cools down more slowly than land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is known as land breeze. किसी भी कोस्टल एरिया में अगर आपने विजिट किया तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फिनोमेना आप आसानी से फेस कर पाओगे। होता क्या है कि दिन के समय सूरज की रोशनी पानी और जमीन दोनों पे गिरती है।
जमीन जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाती है। तो जमीन के ऊपर जो हवा है वो हवा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो ये गर्म हवा जैसे ही ऊपर की तरफ उठे तो सी के ऊपर जो ठंडी हवा है ये इस गर्म हवा की जगह को ले लेती है, यानी कि हवा जो है वो पानी से जमीन की तरफ फ्लो करती है। इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। रात के समय जस्ट रिवर्स इसका होता है। दिन के समय जिस जमीन ने हीट को जल्दी एब्जॉर्ब किया, रात होते मन यही जमीन हीट को जल्दी लूज कर जाती है, जबकि पानी अभी भी गर्म रहता है। तो होता क्या है कि पानी के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, जमीन से जो ठंडी हवा है वो चली जाती है पानी की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। अब चूंकि दिन के समय ठंडी हवा जो है वो पानी से जमीन की तरफ बहती है, तो इसलिए आप देखोगे कि कोस्टल एरियाज में जब लोग अपना घर बनाते हैं तो खिड़कियों को समुंदर की तरफ बनाते हैं ताकि ये ठंडी हवा उनको दिन के समय मिलती रहे। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us through conduction or convection, as there is no medium such as air in most of the part of space between Earth and the sun. From the sun, heat comes to us by another process which is known as radiation. Transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of the room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives the heat from it by radiation. All bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and a part of it is transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of heat. हमने ऑलरेडी बोला कि सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन से होता है, किसी भी लिक्विड या गैस में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से होता है। मगर सवाल ये उठता है कि सन से हीट अर्थ तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वो जनरली तो खाली है, वो जनरली वैक्यूम है, वहां पे तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो ये पहुंचता है थ्रू अनदर प्रोसेस जिसका नाम है रेडिएशन। जैसे कंडक्शन सॉलिड्स में पॉसिबल है, सॉलिड्स मीडियम बनता है कंडक्शन का, ठीक उसी तरह से कन्वेक्शन के केस में लिक्विड और गैस मीडियम बनते हैं हीट ट्रांसफर का। रेडिएशन में कोई मीडियम हो तो भी हीट ट्रांसफर होगा, या फिर कोई मीडियम ना हो तो भी हीट ट्रांसफर होगा। तो हमको अर्थ पे बैठे हुए सन की हीट मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक उसी तरह से मान लीजिए सर्दियों के समय आप जब रूम हीटर ऑन करते हो तो रूम हीटर का हीट जो आपको मिलता है वो भी मिलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। आपने अगर कसरत की तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ देर आप आराम से बैठ के देखिए, धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर लूज भी कर देता है। यह भी पॉसिबल होता है रेडिएशन के जरिए। ठीक उसी तरह से अगर आपने एक गर्म तवे को स्टोव से उतारा और उसको कुछ देर यूं ही छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे अपना हीट लूज कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हीट पड़ता है तो उस हीट का होता क्या है, कुछ पोर्शन ऑफ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ पोर्शन ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हीट पड़ती है तो जो पोर्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गया, जब हम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापते हैं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का टेम्परेचर हमको मिलता है। अब ऑब्वियसली ये सवाल तो दिमाग में आएगा ही कि अगर हम धूप में जाते हैं तो अम्ब्रेला क्यों कैरी करते हैं। तो चलिए 3.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर में इसका आंसर ढूंढते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। Why is it so? Let us find out through activity 3.10. Take two identical tin cans, paint outer surface of one black and of another as white. Pour equal amount of water in each of them and leave them in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of water in both the cans. Do you find any difference in the temperature? In which the water is warmer? You can feel difference even by touching water in the two cans. तो आपको करना क्या है कि आप दो एक जैसे डब्बे लीजिए, एक को काला रंग कर दीजिए बाहर से, एक को सफेद रंग कर दीजिए बाहर से। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी रखिए। दोनों डब्बों को आप एकदम दोपहर के समय सनलाइट के नीचे रख दीजिए। 2-3 घंटे के बाद जब आप जाओगे, आप दोनों डब्बों को छुओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस डब्बे को आपने काला रंग किया था उसका पानी जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है।
इन कंपैरिजन टू पानी ऑफ द वाइट डब्बा। ठीक उसी तरह से आप देखिए एक्टिविटी 3.11, fill the two cans used in activity 3.10 with the same amount of hot water at the same temperature. Leave the cans in a room or in shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature in water in both the cans fall by the same amount? तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जो दो डब्बे आपने इसके पहले वाले एक्टिविटी में लिए थे उन दोनों डब्बों को वापस लीजिए। अब उन दोनों में आप उबलता हुआ पानी मान लीजिए दोनों में आपने भर दिया। अब इन डब्बों को आपको सनलाइट के नीचे नहीं रखना है, किसी ऐसे जगह पे रखना है जहां पे सनलाइट नहीं आ रही है। 10 या 15 मिनट के बाद दोनों डब्बों का टेम्परेचर आप नाप के देखिए, आपको दिखेगा उन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस। अब देखिए दोनों एक्टिविटीज से आपने क्या देखा। पहले वाले एक्टिविटी में आपने देखा कि सनलाइट के नीचे रखने पर जो काला डब्बा है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, या फिर काले डब्बे में रखा हुआ पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, जितना डार्क होगा कलर उतना ज्यादा वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो गर्मियों में अगर आप डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हो तो हीट आप ज्यादा अब्सॉर्ब करोगे, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए आप गर्मियों में लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हो। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि हीट लॉस तो काले रंग के डब्बे के पानी से और व्हाइट रंग के डब्बे के पानी से दोनों में से हुआ, मगर हीट लॉस ज्यादा हुआ व्हाइट रंग के डब्बे के पानी से। काले रंग के डब्बे का पानी जो है उसने हीट को धीरे लूज किया। इसका मतलब क्या, अगर आप डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हो विंटर्स में तो आप हीट को कम लूज करोगे, आपको गर्मी लगती रहेगी। We often use electricity and fuels like coal and wood to keep our houses cool or warm. Is it possible to construct buildings that are not affected by heat or cold outside? This can be done by constructing outer walls of the buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this is using hollow bricks which is available these days. जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोयला, तेल, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर को वार्म या फिर कूल रखने के लिए। अब इसका एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकल चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलो ब्रिक्स। हॉलो ब्रिक्स में क्या होता है, ये ईंटें होती हैं जिनके अंदर काफी अमाउंट में हवा ट्रैप्ड होती है। अब हवा आपको पता है इट इज एन इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हॉलो ब्रिक्स करते क्या है कि घर के अंदर जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देते और बाहर की जो गर्मी है उसको घर के अंदर नहीं पहुंचने देते। तो इससे क्या होता है कि गर्मियों के समय आपका रूम जो है या फिर आपका घर जो है बाहर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होता है और ठंडियों के समय आपके रूम का या फिर आपके हाउस का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा रहता है। अब देखते हैं कि वुलन क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं विंटर में। इन विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वुलन फाइबर्स। This air prevents the flow of heat from the body to the cold surroundings, so we feel warm. वुल जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, तो ऐसे ही तो हमको नेचुरल फाइबर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। मगर ठंडियों के समय वुल को पहनने के दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन ये खुद है कि वुल जो है वो खुद में एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दूसरा जो रीजन है कि वुल के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में हवा ट्रैप्ड हो जाती है। हवा खुद भी एक इंसुलेटर है, तो वुल भी इंसुलेटर, हवा भी इंसुलेटर, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग में लूज नहीं होता है, बॉडी के टेम्परेचर को ट्रैप करके देख देता है वुल। तो आपको सर्दियों में गर्मी लगती है अगर आप वुलन क्लोथ्स पहनो तो। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपको एक चॉइस दी गई कि सर्दियों में एक मोटी ब्लैंकेट आपको ओढ़नी है या फिर दो पतली ब्लैंकेट्स आपको ओढ़नी है, तो आप कौन सा ओढ़ोगे? हमेशा ट्राई कीजिए दो पतली ब्लैंकेट्स को ओढ़ना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंकेट बना होता है वुल से, तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि वुल किस तरह से आपके बॉडी को वार्म रखता है। सेकेंडली, अगर आप दो पतली ब्लैंकेट्स ओढ़ोगे तो दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में भी हवा ट्रैप्ड होती है, ये भी इंसुलेटर का काम करती है, तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। तो चलिए आप पेज नंबर 34 में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा क्या। Our sense of touch is not always reliable to guide
to the degree of hotness of an object. Temperature is the measure of degree of hotness of an object. Thermometer is a device used for measuring temperature. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. The range of this temperature lies from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. For other purposes we use a laboratory thermometer और वहां पे रेंज क्या होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस. Normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Heat flows from a body of higher temperature to a body of lower temperature. There are three ways in which heat flow can happen: conduction, convection and radiation. Solids में generally heat transfer होता है through conduction, जबकि liquids and gases में it is through convection. और अगर heat transfer करना हो जिसके लिए medium जरूरी नहीं है या फिर medium important ही नहीं है, तो वहां पे heat transfer होगा through radiation. Materials that allowed the heat to pass through them easily, इसको हम बोलते हैं conductors of heat. जबकि जिन मटेरियल से heat easily transfer नहीं होता है उनको हम बोलते हैं bad conductor या फिर insulator. Dark colored objects absorb more amount of heat than light colored objects. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in summer. Woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the फाइबर्स. अब चले आइए पेज नंबर 34 पर और कर लेते हैं एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज की. फर्स्ट इज दोनों ही थर्मोमीटर्स बने होते हैं ग्लास के, सो दे नीड्स टू बी हैंडल विद केयर. सेकेंड इज जब दोनों थर्मोमीटर का यूज करेंगे तो यू शुड नॉट टच द बल्ब. थर्ड इज बोथ द थर्मोमीटर्स यूज मर्करी. अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड डिफरेंस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन ओनली बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जबकि किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं यूजिंग द लैबोरेटरी थर्मोमीटर. थर्ड डिफरेंस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है जबकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता. फोर्थ डिफरेंस इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर को आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है जब भी आप मेजर करना चाहते हैं टेम्परेचर किसी का, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर को अगर आप स्ट्रेट नहीं भी रखेंगे तो चलेगा. सो दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. तो अगर कंडक्टर की हम बात करें तो आयरन, कॉपर, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो वुड, पेपर, दीज आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. फिल इन द ब्लैंक्स. ए देखिए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट इज टेम्परेचर. Number B, temperature of boiling water cannot be measured by using a dash thermometer. So you cannot use a clinical thermometer in order to measure the temperature of boiling water. C, temperature is measured in degree Celsius. D, no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. E, cold steel spoon is dipped in cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of. तो यहाँ पे heat transfer एक solid में हो रहा है तो it is conduction. F, clothes of dash colors absorb more heat better than clothes of light colors. तो यहाँ पे आंसर होगा dark colors. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैच करना है. नंबर 1, land breeze blows during night. Number 2, sea breeze blows during day. Number 3, dark colored clothes are preferred during winter. Number 4, light color clothes are preferred during summer. Question number 5 देखिए. Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. अब देखिए, अगर आप विंटर में सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथिंग पहनते हो तो आपको ठंड से बचाव तो मिल जाएगी, आपका शरीर गर्म जरूर रह सकता है, मगर जब आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनते हो तो क्लोथिंग के बीच में हवा यानी कि एयर जो है वो फंस जाता है. दिस ट्रैप्ड एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर और आपको गर्मी ज्यादा लगती है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पे एक फिगर दिया हुआ है. आपसे पूछा गया है कि
हीट ट्रांसफर यहाँ पे किस जगह पे किस पर्टिकुलर प्रोसेस से हो रहा है? तो सबसे पहले जो लैंप है, लैंप से यूटेंसिल में जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज थ्रू कंडक्शन। वाटर में जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज थ्रू कन्वेक्शन। और ये जो यूटेंसिल है, इस यूटेंसिल से जो सराउंडिंग में है वहां पे जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज थ्रू रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। व्हाई? आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि डार्क कलर्स एब्सॉर्ब मोर हीट इन कंपैरिजन टू लाइट कलर्स। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे गर्मी पड़ती है और आपकी जो घर की दीवारें हैं, अगर बाहर से लाइट कलर यानी कि व्हाइट जैसे लाइट कलर में अगर रंग दी जाए तो हीट का एब्सॉर्प्शन कम होगा, आपका घर जो है वो ठंडा रहेगा कंपैरेटिवली। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be। तो यहां पे हम 2 लीटर पानी की बात कर रहे हैं। पहले 1 लीटर पानी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे 1 लीटर पानी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों को आप अगर मिक्स करोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसका हीट ट्रांसफर होगा 30 डिग्री सेल्सियस के पानी में। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन आयरन बॉल ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी। तो यहां पे आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई भी हीट ट्रांसफर यहां पे नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और वाटर टू आयरन बॉल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। अब वुड जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर। आइसक्रीम ठंडी है, वुड इंसुलेटर है, तो हीट आइसक्रीम से वुड तक पास नहीं होगी। यानी कि यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी। अब स्टेनलेस स्टील जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर जो है दैट इज अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मगर कॉपर जो है वो स्टेनलेस स्टील की तुलना में इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। आप हमेशा चाहोगे कि जब भी आप खाना बनाने के लिए बर्तन को स्टोव पे चढ़ाएं तो आपका बर्तन जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाए, तो इस वजह से आप कॉपर का जो प्लेटिंग है वो यूज करोगे स्टेनलेस स्टील पैन के नीचे की तरफ। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉपर is better conductor of heat than the stainless steel। तो चलिए, इससे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को अच्छी तरह से दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मुझे कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वापस आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे हम बात करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। टिल देन, गुड बाय।